गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अध्याय 9 भारत की विदेश नीति। ठीक है, चलिए तो आइए पढ़ते हैं हम कि भारत की विदेश नीति कैसे कैसे थी। तो देखिए, हम सबसे पहले मतलब एक कहानी से ही हम समझते हैं कि जैसे अजीत अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले ने कहाँ से घूम के आया, नेपाल घूम के आया। एक लड़का था, अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले नेपाल घूम के आया था। वहाँ से वह अपने दोस्तों के लिए कुछ नेपाली खिलौने भी लाया था। अगले सप्ताह उसके चाचा जी कुवैत नामक देश से आने वाले हैं। वो अपने माता पिता से कह रहा है कि क्या अपने चाचा जी के साथ कुवैत भी जाएगा। उनके माता पिता ने उसे कहा कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत नहीं जा सकता, क्योंकि कुवैत जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पासपोर्ट चाहिए, जो इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, अजीत ने पूछता है कि ये पासपोर्ट क्या होता है। तो अजीत के माता पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता, आप अपने स्कूल की शिक्षिका से पूछना। अजीत ने अपने स्कूल में आकर शिक्षिका से पूछा, बहन जी, कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है, पासपोर्ट क्या होता है। शिक्षिका ने कहा, पासपोर्ट एक तरह का तुम्हारा पहचान पत्र होता है। ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में तुम्हें परीक्षाओं के समय पहचान पत्र दिया जाता है, ठीक है, प्रवेश पत्र। यह पहचान पत्र इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इस बात का पता लग सके कि यात्रा करने वाले व्यक्ति तुम ही हो या नहीं, तुम्हारे नाम पर कोई और व्यक्ति तो नहीं जा रहा है। और हाँ, केवल पासपोर्ट होने से ही हम किसी भी देश में नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त हमें उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र भी लेना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, वीज़ा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अजीत हैरान होकर शिक्षिका को बताया कि वह कुछ दिन पहले अपने माता पिता के साथ नेपाल घूम कर आया है। नेपाल जाने के लिए तो कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ता, परंतु कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए। शिक्षिका ने बताया, प्रत्येक देश ने दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में आने जाने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। ये नियम दो देशों के आपसी रिश्तों और व्यवहार को देखकर बनाए जाते हैं। देश की ज़रूरतों का भी ऐसे नियम बनाते समय ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, संविधान की उद्देशिका को दोबारा पढ़ने को कहा। शिक्षिका ने बताया कि उद्देशिका का पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका मतलब है कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने तथा घरेलू नीतियों और नियम बनाने के लिए क्या है, आज़ाद है। कोई भी पैसे वाला देश अपने पैसे और ताकत के बल पर अपनी ज़रूरत की नीतियाँ बनाने के लिए हम पर दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं, उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। क्या सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी होती है, किसने पूछा, दूसरे लड़के ने पूछा। फिर शिक्षक बताती है कि सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती। ठीक है, जिसमें से एक लड़का कहता है कि एक मोहल्ले में रहते हुए भी हमारे सभी पड़ोसी में से एक जैसे रिश्ते नहीं होते। किसी के यहाँ आना जाना कम होता है तो किसी के यहाँ ज़्यादा। ठीक है, तो दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देशों की मुख्य जरूरत सभी सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती और सहयोग करने की कोशिश करता है जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक हो सके। जैसे आपका हो गया भारत, अफगानिस्तान और नेपाल से इसलिए ज़्यादा करीब है क्योंकि वह चाहता है कि कोई भी विदेशी सेना हमारे देश तक ना पहुँचे। इन देशों की वायु सीमाओं को भी भारत के खिलाफ प्रयोग में न किया जा सके। ठीक है, अब किसी भी देश की दूसरे देशों के साथ संबंधों की योजना बदलती रहती है। भारत में भी कई बार अपने संबंधों की योजनाएं बदलती है। ठीक है, जैसे सन 1762 में चीन द्वारा भारत पर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में से किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हमें ज़्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। चीन के साथ पहले कोई लड़ाई में भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सैनिक योजनाएं और विदेशों के साथ संबंधों की योजना को कुछ बदलाव किए और सेनाओं और हथियारों में वृद्धि की। ठीक है, जिसमें एक लड़की, मतलब एक राखी नाम की दूसरी लड़की पूछती है कि क्या भारत की सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं। शिक्षिका ने बताया कि भारत ने भी अनेक अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं। जैसे क्या हो गया आपका, तो देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान कराना अपनी विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास और शांति के लिए जरूरी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला ना कर सके। दूसरा मुख्य बात था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे और न ही दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल दे। तीसरी बात थे सभी देशों को समान रूप से आदर देने वाली उसकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना। और चौथा था विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना,
भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल नहीं करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बांटना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था कि किसी भी मामले से हमारे स्वतंत्र मत का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ। इसे ही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, गुटनिरपेक्षता इसी नीति को विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए आवश्यक मानकर धीरे धीरे कई देश इसे अपनाने लगे। इसे अपनाने वाले राष्ट्रों का समूह गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाने लगा। ठीक है, अब देखिए इसी में पंचशील। तो पंचशील भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के दो शब्दों पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ है पांच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम। ठीक है, तो पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में आकर साकार हुआ। अब इनमें कौन कौन सी 5 बातें थी? तो पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तो सर्वसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी सभी देशों की सरकारों और उसके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना। दूसरा था अनाक्रमण, अर्थात किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा होगा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उस पर रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर सम्मान मानना और एक दूसरे के हित में काम करना। और पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, जिसका अर्थ है कि सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। अपने बीच होने वाले विवादों का शांतिपूर्वक चर्चा से भी हल करना। तो भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों का अमल किया है और अन्य देशों या पड़ोसी देशों से भूमि सीमा, पानी के बंटवारे या अन्य विवादों को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था भारत की विदेश नीति, जिसके अंतर्गत हमने पंचशील सिद्धांतों का हमने क्या किया, अध्ययन किया।